त्रिशा, त्रिशा उठो बेटा, सुबह हो गई, 9 बज गया। जैसे इतनी आवाज त्रिशा के कानों में पहुंची थी, वो एकदम से हड़बड़ा कर उठती और इतनी तेजी से चिल्लाती है, क्या 9 बज गए? नहीं, अब वो आदमी मुझे 3-4 महीने तक खड़ा रखेगा। जैसे उसने इतना बोला था, तुरंत ही त्रिशा की मॉम सुहाना जी आकर के उसके बगल में बैठते हुए कहती हैं, कौन तुम्हें खड़ा रखेगा? हाँ, क्या हुआ बेटा? त्रिशा जो बड़े नींद भरी आवाज में कहती है, मम्मी यार, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे बाहर खड़ा रखते हैं। और ये बोलते बोलते भी उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो पूरी तरह से नींद की आगोश में थी। तभी सुहाना जी, जो कि उसका बाल धीरे से सहलाते हुए कहती हैं, त्रिशा उठो, सुबह होगी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। त्रिशा अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, वो प्रोफेसर मार डालेगा वरना। बोलते हुए भी वो नींद की हालत में पूरी तरह से बेहाल थी। जैसे तैसे करके वो बाथरूम के अंदर घुस जाती है लड़ते फिरते, क्योंकि उसकी आंखें बार बार बंद हो जा रही थी, न जाने क्यों। वो आराम से आकर के शावर लेती है और जैसे ठंडा ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा था, तब जाकर के उसकी नींद थोड़ी खुल पाई थी। आंखें उसकी जैसे ही खुली थी, उसे सबसे पहले सिर्फ एक ही बात याद आती है, जल्दी से कॉलेज पहुंचना है, उनसे पहले ही पहुंच जाना है किसी भी कीमत पर। उनसे लेट हुई तो पता नहीं क्या करेंगे। और वो बहुत ही जल्दीबाजी में आज तैयार हुई थी। जल्दी जल्दी अपने बालों को भी वो खुला ही छोड़ देती है। वैसे उसके बाल काफी ज्यादा सिल्की थे, जिसकी वजह से उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अपने हाथों में क्लच पकड़ती है और फिर जल्दी से वो नीचे की तरफ भागती है। भागते भागते वो सबसे पहले अपनी मम्मा की तरफ देखती है, जो कि उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन वो उसे बस टिफिन बॉक्स में भर करके अपने बैग में रख ली थी। खाने का उसके पास जरा भी वक्त नहीं था। और साथ ही वो पानी का गिलास देखती है, लेकिन आज उसे पानी पीकर जाना था, कल की तरह नहीं कि पानी पीने के चक्कर में भी डांट पड़ जाए। वो तुरंत ही एक गिलास पानी पीती है और फिर अपनी दादी को हक करती है, अपने डैड का पैर छूती है और फिर अपनी मम्मा को भी हक करते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ और प्लीज विश मी गुड लक, उस प्रोफेसर से आज बच जाऊं मैं। भागते भागते वो निकल चुकी थी अब अपनी गाड़ी के पास, जहाँ उसके यहाँ सिर्फ एक कार थी, जो कि बहुत ही प्यारी और उसकी डैड ने ही उसे गिफ्ट की थी। ड्राइवर जो कि तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उनकी स्पीड काफी ज्यादा नॉर्मल थी। लेकिन ये अब त्रिशा को बर्दाश्त नहीं होता। वो तेज से चिल्लाते हुए कहती है, भैया जितनी स्पीड में बढ़ा सकते हो ना बढ़ा दो, आज मुझे किसी भी हालत में उनसे पहले पहुंचना है। टाइम क्या हो रहा है? तभी वो आदमी अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, मैडम अभी 8 बज रहे हैं। ये सुनते त्रिशा कहती है, चलो बढ़िया है, आधे घंटे के अंदर पहुंचा। नहीं, आधे घंटे के अंदर पहुंचूंगी तो वो खड़ूस आ जाएगा, आप और फास्ट चलिए, जितना उड़ा सकते उड़ाइए। तभी ड्राइवर पीछे मुड़ते हुए कहता है, एक बात बताएं, अगर हम ज्यादा उड़ाए ना तो आपकी गाड़ी भी ठुक जाएगी और साथ ही हमको फाइन भी भरना पड़ेगा। और हमको क्यों, आपके पापा जी को ही भरना पड़ेगा मैडम। दूसरी तरफ इस वक्त सुहाना जी, जो कि केशव जी के लिए नाश्ता लेकर उनके ठीक सामने रख दी थी, लेकिन आज केशव जी का मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। उनको इतना शांत देख करके उनकी माँ पूछती हैं, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? पेट में तो हमारे दिक्कत रहता है, तुमको क्या हुआ इसको भाई? वो सुहाना जी से पूछती हैं। तभी इस वक्त केशव जी जो खड़े होते हैं और फिर सुहाना जी का हाथ झटके से पकड़ते हुए उन्हें अब बाहर की तरफ ले आए थे, ताकि उनकी आवाज कोई और न सुन सके। केशव जी वाकई बहुत परेशान नजर आ रहे थे। सुहाना जी धीरे से पूछती हैं, बताइए तो सही, क्या दिक्कत है? आप ना तो कुछ ठीक से खा रहे हैं, रात भर आपको नींद तक नहीं आ रही, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये सुनते ही केशव जी, जो कि अपनी बीवी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त एक ऐसे माँ बाप को अच्छी तरह से नींद आएगी जिसकी बेटियां न जाने क्या कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की जिसकी शादी हुई वो भाग कर आ चुकी है अपने घर, ससुराल से भाग गई है वो। और वही दूसरी लड़की जिसकी शादी थी, हाँ, वो तो पता नहीं कहाँ गायब है। उसके बारे में रिपोर्ट्स भी नहीं लिखवा सकते हम। रिपोर्ट्स लिखवाएंगे तो सारे समाज में थू थू हो जाएगी। आखिर करे तो करे क्या, कहाँ जाए हम? ये सुनते सुहाना जी कहती हैं, आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ त्रिशा से, वो मान जाएगी मेरी बात। आप यही चाहते हैं ना कि वो ससुराल में रहे?
केशव जी धीरे से कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस हमारी बेटियों को कोई गलत ना कहे, उन पर कोई उंगली ना उठाए, उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अविराज, जो कि आज कोट अपने हाथ में लिए हुए, फोन को अपने कानों पर लगाए हुए बिना किसी की आवाज सुनते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे, तभी उनकी माँ जो आकर के खड़े होते उनके सामने उनसे पूछती है, बेटा आपका डाइनिंग टेबल आपका इंतजार कर रहा है, चलिए पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाना है घर से बाहर। लेकिन वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, मैं लेट नहीं हो सकता। वो जैसे ही बाहर की तरफ निकलते उससे पहले ही युग जो अपने बैग को पकड़ते उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, भाई अगर जा रहे हो तो मुझे भी कॉलेज छोड़ देना प्लीज। बात पर बस अविराज ने उसे घूर दिया था, जिससे युग खुद ही समझ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो अब नूर के साथ चला जाऊंगा, अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, नो लोड। और ये बोलकर वो पीछे हो जाता है, करके डाइनिंग टेबल के पास बैठते हुए कहता है, क्या है ये इंसान, बस अपनी आंखों से घूरते रहते हैं। नूर हंसते हुए कहती है, बताऊं क्या भाई को, हाँ घूरते रहते हैं। अब तुम्हारी गलती है ना भाई, अगर अभी निकल रहे तो तुमको अभी उनसे ये सब बोलने की जरूरत है। वैसे तो ये सारी बातें विराज के कानों में जा रही थी, मगर इसके बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, भाभी संभाल लीजिए इन लोगों को, खा मेरा मूड ऑफ है, सुन जाएंगे सुबह सुबह। और ये बोलकर वो जैसे अभी बाहर निकल पाते उससे पहले अर्चना जी कहती हैं, सुनिए तो आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात, कुछ खा लीजिए। ये सुनकर के अविराज अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, मैं जा करके कॉलेज में खा लूंगा। और ये बोलकर कि वो बहुत ही शांति के साथ बाहर की तरफ निकल गए थे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। जैसे वो गाड़ी में आकर के बैठे थे, उनकी गाड़ी की रफ्तार आज आसमान छूने वाली थी जैसे लग रहा है। आज उनकी गाड़ी नहीं रॉकेट लग रही थी, इतना फास्ट। शायद उनका भी किसी से कंपटीशन चल रहा था कि कहीं त्रिशा मैडम उनसे जल्दी ना पहुंच जाए। पहले से अविराज ने शायद अपनी त्रिशा जी के लिए कोई बढ़िया सा पनिशमेंट सोच रखा था, और अगर त्रिशा उनसे जल्दी आ जाती तो फिर वो पनिशमेंट कैसे देते। एक तरफ त्रिशा अपने ड्राइवर को बार बार चिल्लाए जा रही थी, जल्दी चलाओ ना भैया, लेट हो जाएगा मेरा, और जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, उड़ा दो आज गाड़ी। वहीं दूसरी तरफ अविराज जो कि खुद ड्राइव कर रहे थे, और वो भी इस इंटेंशन के साथ कि किसी भी हालत में उनकी गाड़ी पहले पहुंचनी चाहिए। त्रिशा भी विंडो की तरफ देख ही रही थी और कुछ सोच रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने से कुछ ऐसा गुजरा था जिससे वो एकदम से हैरान हो गई थी और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, गाड़ी रोको। उसने इतने तेज चिल्लाया था कि ड्राइवर भी थोड़ा सा घबरा गया था और ब्रेक मारते मारते उसकी भी थोड़ी हवा टाइट हो जाती कि आखिर देखा क्या है इसने। त्रिशा जो कि खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, दी, क्या वो मेरी दी थी? करके वो ड्राइवर कहता है, नहीं वो तो अपने ससुराल में होंगी ना, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? त्रिशा जो कि खुद से कहती है, अगर वो दी हुई तो नहीं, मुझे कॉलेज जाना चाहिए या फिर दी के पास। अब वो खुद ही परेशान हो गई थी और साथ ही अपने जाल में फंस चुकी थी कि आखिर वो करे तो करे क्या उसे अपनी दी के पास इस वक्त जाना चाहिए। और फिर वो टाइम देखती है, अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे 8:30 होने में, और कॉलेज में अभी भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस बाकी था, जिससे तुरंत ही वो ड्राइवर से कहती है, आप एक काम करो, आप ले लो आगे, मैं दी से बाद में मिल लूंगी, और हाँ ससुराल ही तो गई है, मैं कॉल पर बात कर लूंगी, आप चलो। ये बात किसी को पता थोड़ी ना थी कि मृदुल गायब है। सबको तो यही लग रहा था कि मृदुल तो अपने ससुराल में होगी, बहुत ही आराम से, बहुत ही खुशी से। जैसे ही कॉलेज के गेट के सामने अविनाश की गाड़ी पहुंची थी, आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स जो कि खड़े हो गए थे और अपने हाथों को ले जाकर के अपने सर पर उनको सलाम कर रहे थे। दरवाजा खुला तो था, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आ चुकी थी जो कि उनको ओवरटेक करते हुए अंदर की तरफ निकल जाती है। वैसे तो दरवाजा अविनाश जी के लिए खोला गया था, क्योंकि प्रोफेसर के लिए दरवाजा अलग होता था और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अलग दरवाजा। लेकिन ये देख करके अविनाश जो कि अपने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूती से कस लिए थे और काफी स्पीड में उस गाड़ी के ठीक आगे आकर के ब्रेक मार देते हैं, जिससे अचानक ही अब ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ गई थी। त्रिशा जो चिल्लाते हुए कहती है, अरे कैंपस बहुत दूर है, थोड़ा और अंदर ले चलो ना, पार्किंग एरिया तो आगे है। लेकिन तभी वो ड्राइवर कहता है, मैडम कोई आगे गाड़ी लगा दी है, क्या करे? त्रिशा जो गुस्से में कहती है, रुको, इसे तो मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन है, अजीब इंसान है। और फिर वो जल्दी से बाहर की तरफ निकलती और चिल्लाते हुए कहती है, ए बाहर निकलो, पागल हो क्या? तुम्हें पता है
अगर मैं अंदर नहीं गई ना तो वो खड़ूस आदमी आकर के मेरा दिमाग खराब कर देगा और मुझे बाहर भी रखेगा। और अगर मुझे पानी भी नहीं पीने दिया तो वो मुझे बहुत परेशान करता है। प्लीज हटाओ ना गाड़ी। तभी बाहर जो शख्स निकला था उससे त्रिशा की सिट्टी पिट्टी एकदम से गुल हो गई थी और वह जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओह नो, इसके लिए भी पनिशमेंट ना देते मुझे, क्या करूं। अविराज जो कि उसकी तरफ घूरते हैं और फिर वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं 8:31। अभी तक तुम कैंपस में भी नहीं पहुंची हो। क्लास 8:30 से शुरू हो जाती है, पता है ना। अविराज की बातों ने पहले तो त्रिशा को थोड़ा परेशान किया था, लेकिन फिर वो खुद ही कहती है, अच्छा वैसे पढ़ाएगा कौन, क्योंकि प्रोफेसर तो यहाँ मेरे साथ बहस करने में व्यस्त है ना सर। इस बात पर अविराज कुछ कहते नहीं, बस हल्का सा स्मर्क करके गाड़ी में बैठ चुके थे। और जैसे वो गाड़ी में बैठे थे, अब उनकी गाड़ी तो पार्किंग एरिया से थोड़ा और आगे पहुंच चुकी थी ताकि कैंपस उनके वॉकिंग डिस्टेंस पर रह सके और ज्यादा दूर ना हो। लेकिन अभी भी त्रिशा जो कि इतनी जल्दी रफ्तार समझ ही नहीं पाई थी अविराज की, और वो अपनी जगह पर यूं ही खड़ी रह जाती है। तभी ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैडम चलिए, आपको लेट नहीं हो रहा। त्रिशा भाग कर आती है और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हुए कहती है, चीटिंग है ये, मैं पहले आई थी। आज नहीं होने दूंगी मैं, आज कुछ नहीं होगा, मैं बाहर नहीं खड़ी रहने वाली, मेरा पैर दर्द होता है यार। ड्राइवर ने अब गाड़ी ठीक कैंपस के पास ले आकर खड़ी कर दी थी, लेकिन तभी गार्ड तुरंत ही आकर के अब ड्राइवर को डांटना शुरू कर दिए थे, जिससे तुरंत ही ड्राइवर अपनी गाड़ी मोड़ देता है। लेकिन त्रिशा को थोड़ी हेल्प मिल गई थी, वो भी अब भागे जा रही थी लगातार अपनी पूरी स्पीड में, लेकिन अब उसकी स्पीड अविनाश के चलने की स्पीड से थोड़ी कम ही थी। वो ढूंढ रही थी कि आखिर ये शख्स गायब कहाँ हो गया, क्योंकि कैंपस से अभी उसका क्लास थोड़ा सा दूर था। वो इधर उधर देखे जा रही थी और कॉरिडोर में पहुंचते पहुंचते भी अपनी आंखों को छोटी करके बस एक ही इंसान पर फोकस कर रही थी। आसपास बहुत सारे लोग थे और फिर जाके नजर पड़ती है त्रिशा की एक लंबे इंसान पर, जो कि आसपास के लोगों के कंपैरिजन में काफी अलग पर्सनालिटी का दिख रहा था। उसकी सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी इस वक्त त्रिशा को, और उसके स्पीड और साथ ही उसके ड्रेसिंग सेंस से समझ गई थी यही होंगे वो प्रोफेसर, अकड़ू प्रोफेसर, बदमाश प्रोफेसर, जो कि सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हैं, पनिशमेंट देने वाले प्रोफेसर। इसी तरह से वो बातें करते करते आराम से कॉलेज के अंदर जा तो रही थी, लेकिन फिर उसे याद आता है, ओह नो, मेरा लेट हो रहा है, और वो भागना शुरू कर दी थी। जल्दी जल्दी वो आकर के फाइनली अब क्लास के ठीक गेट के सामने पहुंच गई थी, और वो भी अविराज के ठीक मैचिंग में। जैसे अभी अविराज अपना एक कदम आगे रखते, उससे पहले ही त्रिशा जो भागकर आती है और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गई थी और हाफते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अविराज जो उसकी तरफ घूरते तो है, लेकिन अब वो ये बात सबको तो नहीं जाहिर करा सकते थे कि वो कंपटीशन हार चुके हैं और त्रिशा उनसे पहले ही अंदर एंटर हो चुकी है। लेकिन अब अविराज प्रोफेसर थे और त्रिशा स्टूडेंट। वो तो दौड़ते हुए अंदर की तरफ आ सकती थी, लेकिन अविराज तो ऐसा नहीं कर सकते थे। और फिर वो त्रिशा की तरफ ही घूरते हुए कहते हैं, आज की मॉर्निंग गुड होने वाली या फिर बैड, ये तो आप लोग का काम बताएगा। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, राइट? वेल सिट डाउन एंड शो मी योर वर्क। और ये बोल करके वो सारे बच्चों को अब एक एक करके अपने पास बुला रहे थे। वो आराम से चेयर पर बैठे हुए थे और सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स को ले आकर के उनके सामने रख रहे थे ताकि वो अपना होमवर्क चेक करा सके। त्रिशा जो कि बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर वो देखती है कि उसका नोटबुक तो पूरी तरह से अभी खाली है, उसमें सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है। अब उसके ठीक बगल में बैठी सारा जो कहती है, चलो चेक करवाना है। लेकिन ये सुन करके धीरे से त्रिशा जो कि अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपनी नोटबुक की तरफ देखती है और फिर एक बार सारा की तरफ और हैरानी से कहती है, मेरा होमवर्क कहाँ गायब हो गया? क्या कर रही है? इतना तेज मत बोलो, सर सुन लेंगे। गायब हो गया का क्या मतलब है? तभी त्रिशा कहती है, रात में तो मैंने उठकर किया था ना, मुझे बोला था होमवर्क करने के लिए इन्होंने, और मैं डर भी गई थी। कहाँ गया? अब सारे बच्चे एक एक करके जाने लगे थे। सारा जो कि उसकी बातों को सुनकर कहती है, तू ना पूरी क्रैक लगती है मुझे कभी कभी, हट पागल। और वो बाहर की तरफ निकल गई थी और वो अब नीचे की तरफ जाने लगी थी ताकि वो जाकर के अपना होमवर्क चेक करा सके। सारे बच्चों का होमवर्क चेक हो चुका था क्योंकि सबको अविराज का खौफ था। तभी अविराज जो कहते हैं, ओके सो 189 स्टूडेंट्स की नोटबुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। एक स्टूडेंट कहाँ है? टोटल 190 स्टूडेंट है यहाँ पर। ये सुनकर के धीरे से नताशा कहती है, क्या हुआ, तुमने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया क्या?
त्रिशा कहती है मैंने तो किया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अभी अकड़ू इंसान मुझे मारेंगे, पक्का मारेंगे। अविराज खड़े होते हुए कहते हैं शरीफों की तरह खुद खड़े हो जाओ कि आखिर होमवर्क नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, वरना अगर मैंने उठाया ना। त्रिशा जल्दी से खड़े होते हुए कहती है मैं उठ गई सर, मैं उठ गई। अविराज जो उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और वही त्रिशा जो कि जबरदस्ती की लगातार स्माइल किए जा रही थी और स्माइल करते हुए कहती है हेलो सर। अविराज धीरे से कहते हैं तुम्हारे हेलो की तो हाय मैं निकालूंगा। चेयर से ऊपर की तरफ आते आते उसकी ठीक कब डेस्क के सामने आ चुके थे और अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं क्या हुआ मैडम, होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट है, दिखाओ नोटबुक कितना हुआ है। वो नोटबुक दिखाती तो वो पूरी तरह से ब्लैंक था, जिसे देख करके अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगा। ये सुनकर त्रिशा कहती है ये कैसे हो सकता है, अभी तो रात में मैं उठी थी, अपना पेन भी उठाई थी और फिर ये कैसे हो सकता है। वो खुद से खुसर फुसर किए जा रही थी, जिसे सुनते हुए अविराज कहते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ। त्रिशा जो उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है सर ट्रस्ट मी सर, मैंने होमवर्क किया था सर, होमवर्क किया था और फिर पता नहीं कहाँ चला गया, वो गायब हो गया शायद। मैंने लिखा था सर नोटबुक में, और कैसे नहीं लिखती, आपने खुद मुझे बोला था। अविराज जो सारे बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं मैंने तो सारे बच्चों को बोला था और यहाँ के 189 स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा ओबीडियंट लगे मुझे, एक्सेप्ट यू। नो सर मैं तो बहुत ज्यादा ओबीडियंट हूँ, ट्रस्ट मी सर, मैंने तो रात के 2:30 बजे उठ करके होमवर्क किया था। अविराज उस बात पर कहते हैं होमवर्क तो कंप्लीट हुआ नहीं है, किया क्या था तुमने रात में उठकर। तभी त्रिशा जो कि अपने हाथों को हिला करके अपने सर पर खुजलाते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है, रात में तो इन्होंने मुझे कॉल किया था और फिर मैंने रिसीव किया, फिर इन्होंने कहा होमवर्क हुआ, फिर मैंने होमवर्क की बात की और फिर होमवर्क करने बैठी भी थी। क्या मतलब वो सपना था। खुद से बातें करना हो गया हो तो नीचे आओ, तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा वरना ऐसे नहीं सुधरोगी तुम। तभी त्रिशा कहती है सर 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 प्लीज सर मुझे खड़ा मत रखिए सर, मेरा पैर दर्द होता है सर सर, सच में मैंने होमवर्क किया था सर। आपको पता है रात के 2:30 बजे आपने जब मुझे कॉल किया ना तभी मैं उठी थी सर, और आपने बोला ना होमवर्क कर लो तो मैंने उसी वक्त नोटबुक भी उठाई थी सर, पता नहीं कैसे होमवर्क नहीं हुआ सर, मुझे लगता है गायब हो गया सर। उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद अविराज जो कि थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गए थे और फिर उससे थोड़े गुस्से में कहते हैं व्हाट डू यू मीन भाई मैंने तुम्हें कॉल किया था। तभी त्रिशा जो कि अब थोड़ी स्ट्रिक्ट होते हुए कहती है आपने कॉल नहीं किया था मुझे रात में, मैंने भी कहा था कि कितनी ऑकवर्ड चीज है, आपको कॉल नहीं करना चाहिए ऐसे मुझे रात में, लेकिन आपने कहा कि हाँ आपका मन करे बात करने का तो कर लिया आपने। अविराज जो कि आसपास के स्टूडेंट की तरफ देखते हैं जो कि आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर दिए थे, जिससे वो अपने हाथ में पहले तो डस्टर पकड़ते हैं और फिर जोर से उसे पोडियम पर मारते हुए कहते हैं कीप साइलेंस एंड यू कुछ भी बकवास कर रही हो, इधर आओ। त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है ट्रस्ट में आपने मुझे कॉल किया था, आप अपने कॉल लॉग में चेक कर लो। अविराज जो गुस्से में कहते हैं मेरे पास तुम्हारा फोन डिजिट ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगा। त्रिशा जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बेना सर क्या झूठ बोल रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर कैसे नहीं होगा, मैं तो आपकी। लेकिन उससे पहले अविराज जो कि थोड़े तेज आवाज में कहते हैं त्रिशा नीचे आओ। और वो भी समझ गई थी कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कॉलेज में, लेकिन सारे बच्चे जो कि इस ब्लैंक को भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, जिससे वो खुद ही आपस में गॉसिपिंग करने लगते हैं। क्या कहने वाली थी, विराट सर इसके कुछ लगते हैं क्या, कैसे हो सकता है विराट सर के पास इसका नंबर, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है, वो भी विराट सर से, इसे डर नहीं लगता क्या। नताशा भी सारा से पूछती है ये लड़की थोड़ी अजीब है, हाँ मुझे काफी अच्छी तो लगी है मगर इसके बावजूद भी कुछ ज्यादा ही खतरों से खेलने का इसको शौक नहीं है। ये सुनकर सारा कहती है हाँ वो तो है, पर ये तो मौत से खेलने वाली बात हुई ना, ऐसे कौन बात करता है विराट सर से। आई मीन हाँ ही इज हैंडसम, मगर ऐसे भी फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, बेचारे को एम्बैरेस कर दिया उसने। त्रिशा अपने हाथों को बार बार अपने दिमाग पर ले जाकर के सहलाए जा रही थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ, जब मैंने रात में उठकर होमवर्क किया था तो कैसे गायब हो गया, कहीं ये मेरे साथ कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, मेरा दिमाग वश में तो नहीं कर रही है। और ये सारी बातें करते करते उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे और आंखों से वो लगातार अविराज को ऐसे घूरी थी जैसे कि गलती उसकी नहीं अविराज की हो। अविराज जो कि अपना हाथ फोल्ड के उसी की तरफ देखते हुए कहते हैं कितने घंटे में पहुंचोगे यहाँ पर, जल्दी आओ।
उनकी स्ट्रिक्ट आवाज सुनते ही जल्दी जल्दी अब त्रिशा, जो कि अपने कदमों को लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ाने लगी थी, और फाइनली अब वो नीचे उतर करके उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर धीरे से कहती है, आज कोई पनिशमेंट नहीं, प्लीज सर, अगर आज पनिशमेंट दिया तो मेरे पैर कटकर अलग हो जाएंगे। कल वैसे ही आपने 1 घंटा मुझे खड़ा रखा था। अब विराज, जो कि उसके टोन को सुनते हुए कहते हैं, ओह, तो आपसे 1 घंटा खड़ा नहीं रहा जाता? सो सैड फॉर यू, क्योंकि आज तो तुम पूरा दिन खड़े रहने वाली हो। जैसे ही उसने इतना सुना था, वो 2-3 कदम पीछे होते हुए अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नो नो सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप ऐसा मजाक मत करिए सर, मुझे डर लगता है, मुझे इतना देर खड़ा नहीं रहा जाता मुझसे, मेरा पैर दर्द होता है, मेरी कमर दर्द होती है। उससे पहले ही अविराज, जो कि उसका हाथ पकड़ते और ले जाकर के उसे वॉल पर टिकाते हुए उसके हाथों को उसके कानों पर रख देते और धीरे से कहते हैं, अब बिना बोले ऐसे कान पकड़कर खड़ी रहो। त्रिशा ये देखकर खुद को पहले ऊपर से नीचे तक देखने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तो बच्चों वाली पनिशमेंट है, मैं क्या क्लास 2 के बच्चों की तरह कान पकड़कर खड़ी रहूं? और ऐसा क्यों सर? मैं तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं ना। अविराज, जो उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, ज्यादा बोल रही हो तुम, क्या चाहती हो, ग्राउंड में खड़ा करो तुम्हें? यह सुनते ही उसने अपने चेहरे को ना मिला दिया था और निराश होकर के अपने चेहरे को हल्का सा झुका लेती है और फिर खुद से बुदबुदाना शुरू करती है, अकड़ू कहीं के, इनके तो सारे बाल नोच लूं मैं, टकला कर दूंगी इनको मैं, बस एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दो, इन्हीं को ऑपरेशन कर दूंगी। और इसी तरह से वो लगातार खुद में ही बुदबुदाए जा रही थी। तभी उसकी तरफ फिर से अविराज की नजर पड़ती है और वो मार्कर से उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं, ध्यान इधर है तुम्हारा, जितने भी बकवास करनी है तुम रिसेस में करना, फिलहाल फोकस ऑन द टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू हो जाता है। अब जाकर के अविराज, जो कि अपने बोर्ड की तरफ देखते हैं और फिर एक बार स्टूडेंट की तरफ, और फिर धीरे से कहते हैं, ऑल राइट, सो लिसन अप, द टॉर्सो बोन्स आर फंडामेंटल। और हाँ, मैं ये टॉर्सो बोन्स क्यों बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने वर्क कंप्लीट नहीं किया था। और ये बोलते बोलते वो त्रिशा की तरफ ही देख रहे थे, जिससे त्रिशा, जो कि एक बार उनकी तरफ देखती तो है अपनी तिरछे निगाहों से, लेकिन फिर से वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। लेकिन ये देखकर क्या विराज उससे कहते हैं, उधर क्या, उधर कौन सी पढ़ाई हो रही है, इधर देखो, पूछूंगा तो अगली बार से मार पड़ेगी तुम्हें, बहुत बदमाशी हो रही है तुम्हारी। ये सुनकर के त्रिशा, जो कि अपने सर को नीचे करके धीरे से कहती है, सॉरी सर, मैं ध्यान दे रही हूँ। अविराज जो कहते हैं, तो उधर क्यों देख रही हो, मेरी तरफ देखो। अब जबरदस्ती बेचारी त्रिशा को ना चाहते हुए भी अविराज की तरफ देखना ही पड़ता है और वो अपना मुंह गड्डिया सा बनाते हुए बस उनकी बातों को सुने जा रही थी। The torso bones are fundamental. This is the sternum, the anchor point of your ribs, okay? And these ribs form a protective cage around your heart and lungs. And here, the clavicle, your collarbone, and it supports shoulder movement, okay? सारे लोग अपने शोल्डर की मूवमेंट करो, फिर तुम लोग को खुद फील होगा। और सारे लोग ऐसा ही करते हैं। वाकई उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका एक बोन तो है जो कि उनके शोल्डर मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। वहीं आगे धीरे से वो कहते हैं, ओके, नाउ स्टॉप इट, नेक्स्ट बी रेडी बिकॉज वी आर मूविंग ऑन टू वर्टेब्रल कॉलम एंड आई एक्सपेक्ट फोकस। और ये बोलते बोलते भी वो त्रिशा की तरफ ही देख रहे थे। त्रिशा धीरे से कहती है, ये हर बात खत्म करते करते मुझे क्यों घूरते हैं, जैसे कि बस मुझे ही पढ़ा रहे हैं पूरे क्लास में। विराज जो सारे बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, हम अभी एनाटॉमी के बहुत ज्यादा बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी। वैसे भी ये सारी चीजें क्लास 11-12 में पढ़ा दी जाती हैं, राइट? त्रिशा भी इस बात पर धीरे से कहती है, यस। पढ़ाई शुरू होती है। अब विराज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, नाउ दैट वी हैव रिवाइज्ड द मेजर बोन्स ऑफ द टॉर्सो, लेट्स मूव टू समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वर्टेब्रल कॉलम, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर करते तो सबके सब सीधा बैठे होते। कम ऑन, स्ट्रेट योर पोस्चर। आप लोग बैठो, अपने पोस्चर को ठीक रखो, वरना वर्टेब्रल कॉलम को भी आराम मिल जाएगा और वो भी आलसी हो जाएगा आप लोगों की तरह। और ये भी बोलते बोलते वो त्रिशा की तरफ देखे थे और त्रिशा को ये एक्सपेक्टेड था। वो अपने सर को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, यस, पोस्चर हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, वरना इंसान झुक जाता है। उसकी इतनी आवाज सुनने के बाद अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, जब मैं बात करूं तो मुझे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और अपनी ओपिनियन अपने पास रखो, जब पूछूंगा तब बताना। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज्यादा रूड हो रहे थे वो त्रिशा के साथ, ये बातें सब लोग नोटिस कर रहे थे। द वर्टेब्रल कॉलम इज द सेंटर सपोर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट कीप्स
your body upright and protects one of the most delicate structure in your body. And that is, क्या होता है वो? सारे बच्चे जो कि अभी कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वो अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं त्रिशा। त्रिशा को जैसे ही अचानक ही पॉइंट किया था विराज ने, वो एकदम से अपने होश में आते हुए कहती है, हाँ क्या 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 हुआ सर? तभी सारा अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, इस लड़की का क्या होगा? उसमें से एक लड़का था जो कि त्रिशा की तरफ देखकर कहता है, यार क्या गजब की लड़की है, मतलब दुनिया से अलग लगती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में हमेशा गायब रहती है। उसी के बगल में एक लड़का कहता है, मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, तेरा क्या कहना है? जिस लड़की को त्रिशा पसंद आ रही थी उसका नाम था अमन, और उसके ठीक बगल में बैठा हुआ लड़का जिसका नाम था प्रियांशु, और दोनों के दोनों इस वक्त त्रिशा को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और उस पर हल्का हल्का हंस भी रहे थे, लेकिन वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि एक अलग सी हंसी थी उनके चेहरे पर, जैसे कि त्रिशा उन दोनों को कितनी पसंद आ रही हो। किसी की निगाहों को काफी ज्यादा चुभ रही थी ये लड़की, और वो थे अविराज। उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? त्रिशा जो अपना कान पकड़े हुए कहती है, सर मेरा हाथ पैर बॉडी सब दर्द हो रहा है, और अब तो हाथ में भी पेन हो रहा है, मैं जाकर के सीट पर बैठूंगी तभी तो कंसंट्रेट कर पाऊंगी। अविराज उससे कहते हैं, तुम कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ध्यान रहता ही नहीं है पढ़ाई पर, एक नंबर की डफर स्टूडेंट हो तुम, नीट कैसे पास कर लिया तुमने? हाँ? उनकी इतनी तेज तेज आवाजें जो कि ऑब्वियसली एक मैच्योर लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी, जिससे त्रिशा की भी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं और वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, सॉरी सर। अविराज उसकी सॉफ्ट आवाज से आज पिघलने वाले नहीं थे, क्योंकि वो प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इवन वो इंसान भी बहुत ही ज्यादा रूड, रफ और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थे। त्रिशा की बातों को सुनने के बावजूद भी वो बस उससे एक ही सवाल करते हैं, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, उसका आंसर तुम्हें पता है या नहीं? त्रिशा कहती है, सर मैंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अविराज उसके सामने आकर खड़े होते हैं और फिर उससे कहते हैं, केबिन में, आज तुम केबिन में आओगे मेरे, वहां तुम्हें देता हूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास और स्पेशल क्लास। और ये बोल करके वो अब सारे बच्चों से पूछे थे तो सारे बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अविराज को न जाने क्यों अचानक से थोड़ा गुस्सा चढ़ गया था उनके दिमाग पर। वैसे ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आती थी। कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर थे इस बात को सोच सोच करके परेशान ही रहते थे कि आखिर अविराज को कब गुस्सा आ जाए, इसलिए सारे लोग अपने टोन को भी बहुत संभाल करके उनके सामने यूज करते थे। और फाइनली आज का क्लास खत्म होता है, वो तुरंत ही क्लास से बाहर निकलते और फिर एक बार त्रिशा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, केबिन में आओ मेरे। त्रिशा उनके पीछे पीछे लग चुकी थी और सारे बच्चे जो कि उसी की तरफ देख रहे थे। तभी सारे लड़के जो कहते हैं, यार क्या मस्त लड़की है ना, कितना परेशान करती है सर को। तभी अमन कहता है, एक मिनट, वो जैसे क्लास में आएगी पहले तो मैं उसे नोट्स दूंगा और उसके बाद से उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर आज सर ने क्या क्या पढ़ाया। उसका ध्यान कैसे होगा बेचारे का, उसे तो देखने भी नहीं दे रहे थे सर बोर्ड की तरफ, उसे तो हम लोग की तरफ दिखा रहे थे और हम लोग कितने आराम से चैन से बैठ करके पढ़ रहे थे। तभी नताशा कहती है, एग्जैक्टली, वरना त्रिशा तो पढ़ ही लेती, और वैसे भी जो नीट का एग्जाम क्लियर करके यहाँ तक पहुंचा है उसने मेहनत तो की होगी, बेचारी का ध्यान नहीं रहा होगा, बस खामखा डांट सुन गई। और सर भी ना उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तभी सारा कहती है, क्या ज्यादती कर रहे हैं, अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा उसे डांट तो पड़ेगी ना, खामखा मेरी दोस्त को तुम लोग ना एक्स्ट्रा फेवर मत दो, नालायक है वो। दूसरी तरफ इस वक्त त्रिशा जो कि अब केबिन के अंदर आ चुकी थी और जैसे वो पूछती उससे पहले ही अविराज कहते हैं, ये फॉर्मेलिटी मुझे सिर्फ क्लास तक चाहिए, अंदर आओ। त्रिशा चुपचाप अंदर आकर के खड़ी हो जाती है और अभी भी उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। त्रिशा को यूं इतना सैड देख करके अविराज उससे पूछते हैं, क्या हुआ, बुरा लगा मैंने क्लास में इस तरह बात की तो? त्रिशा धीरे धीरे अपने चेहरे को उठा करके अविराज की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बुरा तो लगेगा, आप मुझे हमेशा डांटते रहते और ज्यादा डांटते सबके कंपैरिजन में, मुझे हमेशा गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। यह सुनकर के अविराज जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो गलतियां कौन करता है, सारे बच्चे करते हैं या फिर सिर्फ तुम करती हो? धीरे से कहती है, गलती करूंगी तो आप इतने बड़े बड़े पनिशमेंट देंगे? अविराज जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, अभी ये बड़ी पनिशमेंट लग रही है तुम्हें? पनिशमेंट क्या होती है तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे घर आओगी। अभी अविराज ने इतना बोला तो उसके सामने झुक करके वो भी अपने चेहरे को धीरे से उठा करके अविनाश के चेहरे की तरफ देखती और फिर हैरानी से पूछती है, आपके घर क्यों जाऊंगी,
मुझे नहीं जाना आपके घर। अविराज जो कि अपने फ़ोन के टेक्स्ट को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे डर का मैसेज आया। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना ठीक से, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा गलतियां भी कर रही हो, इस वजह से मुझे तुम्हें अपने घर लेकर जाना है, वहीं पर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। जैसे ही तृषा ने इतना सुना था वो पीछे होते हुए कहती है, ये क्या क्या बात है, ये कौन सी पर्सनल क्लास देना है आपको मुझे, घर बुलाकर कौन पढ़ाता है, मैं नहीं आऊंगी। तृषा के बाजू को वो जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, बता रहा हूं, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना, घर से लेने आ रहा हूं मैं तुम्हें आज। तृषा ये सुनकर के अभी तक तो डर रही थी, लेकिन अब जब अविराज की बातें इस हद तक सीरियस हो गई थी और साथ ही जब उसने सुना था कि अविराज ने उसके डैड का जिक्र किया है, वो थोड़ा सा निराश सी हो जाती है और फिर अपने चेहरे को खुद ही नीचे करते हुए कहती है, ठीक है मैं तैयार रहूंगी। और ये बात बोल तो वो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ऐसा कैसे कर सकते हैं, पापा ने क्यों बोला ऐसा, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये कौन सा बहाना है, क्या वो मुझे वाकई ससुराल भेजने के चक्कर में, पर ये तो गलत है ना, मैं अपने घर पे रहूंगी, मैं किसी और के घर पर क्यों रहूं भला, मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। और ये बोलते बोलते वो बस शांत थी, उसके दिमाग में तो ये सारी बातें चल रही थी लेकिन उसके जुबान पर नहीं आ रही थी। तभी धीरे से उसकी आंखों के आंसू को अपने हाथ में लेते हुए धीरे से उसके गालों पर अविराज ताप करते हुए कहते हैं, लिसन, ये रोना धोना मेरे सामने मुझे मेल्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ बेहतर करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि तुमसे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। और ये बोलकर वो आकर अपने चेयर पर आराम से बैठते हुए कहते हैं, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उन्होंने अपने ठीक सामने रखे बेल को बजा दिया था, जिससे अंदर की तरफ सर्वेश पियोन आते हुए कहते हैं, जी साहब बताइए सर क्या काम है। उनको पहले तो वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर कुछ ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ब्लैक कॉफी और मैडम के लिए सैंडविच लेकर आइए। जैसे ही सर्वेश ने यह सुना था वो एक बार तृषा की तरफ देखते हैं और अपने मुंडी को हल्का मटकाते हुए कहते हैं, ओहो तो आप इनको मैडम बुलाते हैं, हमको तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकर आते हैं सर सैंडविच। और ये बोलकर के वो बाहर की तरफ निकल गए थे। तृषा को ये थोड़ा सा अजीब तो लगा था कि ये कैसा बिहेवियर है, लेकिन फिर अविराज जो कि तृषा की तरफ बस चुपचाप देख रहे थे और वहीं तृषा जो कि जाते हुए सर्वेश को पहले देखते और फिर से अपने चेहरे को सामने की तरफ वो घुमा तो ली थी, लेकिन अविराज की तरफ वो देख नहीं पा रही थी, ना जाने क्यों। उनसे आई कांटेक्ट करना आज तृषा के लिए थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था, जिससे उसने बस अपने चेहरे को दोबारा से नीचे झुका लिया था और फिर धीरे आवाज में कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं क्लास में जाना चाहती हूँ। अविराज जो उसे परमिशन तो नहीं देने वाले थे और थोड़ी देर बाद ही कॉफी और सैंडविच आकर के ठीक काउंटर पर रख दिया गया था। सर्वेश धीरे से कहते हैं, आप लोग एंजॉय करिए, बढ़िया है, कॉलेज में डेट कर रहे हैं। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल गया था, लेकिन ये बात उसने बहुत ही धीरे बोली थी कि किस बात सुनाई ना दे। अविराज तो इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और वहीं दूसरी तरफ तृषा जो कि ये बात सुन तो ली थी, लेकिन इस बारे में सिर्फ उसे गुस्सा ही आ सकता था। वो अविराज से कहती है, मुझे सच में भूख, लेकिन अविराज जो कहते हैं, अगर मैं खड़ा हुआ ना तो खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा और खाना पड़ेगा तुम्हें, इससे बेहतर है कि खुद जितना मन करे उतना खा लो, उसके बाद से क्लास में जाना। तभी वो धीरे से कहती है, मेरी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है इस टाइम और शिवाय सर आते होंगे, मुझे जाना है। लेकिन तभी वो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज ड्रॉप करते हुए कहते हैं, क्लास में 10 मिनट बाद जाना, एक स्टूडेंट मेरे पास है। दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर में ही रिकॉर्डिंग आ गई थी। जैसे आपका हुक्म सरकार, नहीं जा रहा हूँ क्लास में, मैं तो स्टाफ रूम में हूँ, बट तू जल्दी भेज यार उसे, कर क्या रहा है उसके साथ। और ये आवाज जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग पर ही प्ले कर दी थी, जिससे तृषा को भी आवाज सुनाई दे जाती है, जिससे वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ये क्या मतलब है इनका। अविराज जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, तुम बैठो और सैंडविच खत्म करो। अब जब तक वो बेचारी सैंडविच खत्म नहीं करती तब तक अविराज उसे जाने नहीं देते और तब तक उसे इस आदमी का चेहरा देखना पड़ता। वो अपने मन में कहती है, ऐसे बिल्ले इंसान का चेहरा देखने से बेहतर है कि मैं जहर जैसे सैंडविच को खाकर मर लूं। और वो जल्दी जल्दी अपने मुंह में सैंडविच ठूसना शुरू कर दी थी। वो मन से नहीं खा रही थी, बल्कि बस हड़बड़ी में खा रही थी कि कब अविराज उसे जाने का ऑफर देंगे। उसे ऐसे खाता देख करके अविराज जो हल्का सा हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी उनके चेहरे पर नजर कहीं नहीं आ रही थी। वो भी बस सीरियस होकर के अपने हाथों को, एल्बो को काउंटर पर टिकाए हुए लगातार बस उसके खाने के तरीके को देख रहे थे।
उसकी जल्दीबाजी के चक्कर में उसे जोर जोर से खांसी भी आने लगती है। खुद ही इस बार अविराज ने उसके लिए ग्लास को आगे बढ़ाया था और इस बार भी उसने अपने होठों के लिपस्टिक के निशान उनके ग्लास पे छोड़ दी थी। वो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी, अब मैं जाऊं? अविराज ने बिना कुछ कहे बस अपने सर को हाँ मिला दिया था, जैसे कि उसे परमिशन दे रहे हो कि वो जा सकती है। कुछ ही पल के लिए तो रिहा किया है तुम्हें। और जैसे ही वो वहां से गई थी वो खुद से कहते हैं, कुछ पल की तो बात है, थोड़ी देर के लिए रह लो तुम मुझसे दूर, उसके बाद आज तो तुम मेरे साथ मेरे घर ही चलने वाले हो। वहां आपके साथ क्या क्या होगा? तृषा मैडम, भागने का बहुत शौक है ना आपको? पैरों को तो इतनी तकलीफ दूंगा ना, हर दिन रिग्रेट करोगी। मुझसे दूर नहीं जाना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर था। और ये बोलकर वो अब अपने फाइल्स को चेक कर रहे थे और फिर कुछ ही देर में वो दानिश के कॉल को देख कर के वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी होती थी। वो सिर्फ यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि उनके और भी बहुत सारे काम होते थे। वहीं दूसरी तरफ शिवाय, जो कि आज बायोकेमिस्ट्री की क्लास लेते लेते बार बार तृषा को ही देख रहे थे और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, आप ठीक है ना? बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। तृषा जो कहती है, आपके और आपके दोस्त में कितना डिफरेंस है?